कागज मिल गया। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज खास दिन है, इसलिए इसकी आज का महत्ता है। हमारे पास आज की रात ये सबसे बड़ी रात रहेगी। जिस बात को लेकर के विगत 15 सालों से हमने काम शुरू किया था साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और वैसे तो ये आदिकाल से उज्जैन इस बात के लिए जाना जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना कैसे होती है, तो वो उज्जैन से होती है। 300 साल पहले तक दुनिया में सर्वाधिक शुद्ध समय गणना के लिए उज्जैन के लिए ही महत्व रहता था। जब हम कमजोर हुए, थोड़ा से जैसे लोगों ने यहाँ कब्जा कर लिया, जब फ्रांस के लोग हावी हुए, फ्रांस की राजधानी पेरिस से गणना प्रारंभ हो गई लगभग 300 साल तक। 50 साल तक वहां से दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम के लिए वो उनका सेंटर बताते थे। फिर अंग्रेज जब हावी हुए तो 50 साल बाद अर्थात 250 साल से वर्तमान में अंग्रेजों के उस ग्रीनविच नामक स्थान से समय की गणना चालू है, और उसी के आधार पर वो दुनिया में उसको स्टैंडर्ड टाइम के लिए सबसे उन्नत और जैसा मान्यता है। हम सब भी अभी अपनी घड़ी अगर मिलाते हैं तो ग्रीनविच के टाइम से सब समय करते हैं। हमने प्रयास किया था कि ये जो खास करके खगोल ज्ञान से लगा करके ये जो वास्तव में प्राकृतिक रूप से समय गणना का जो केंद्र नेचुरल होना चाहिए, वो हमारा उज्जैन भारत में होना चाहिए। पूर्व का देश भारत है, जहां से हो रही वो पश्चिम का है। तो एक बड़ा विषय है, उस बड़े विषय पे आज साल में 2 दिन होते हैं जब सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, 21 जून और 22 दिसंबर। आज भारत में एक तरह से 22 दिसंबर की रात रही है, इस कारण से इसका महत्व रेखांकित हो, इस बात पे लोगों का ध्यान जाए। तो ये खाली कपोल कल्पना या पंडितों के द्वारा कही गई बात, कोई किंवदंती या इस टाइप की बात नहीं है। ये साइंस की दृष्टि से स्थापित करने का प्रयास किया। अब इसमें से हमारे उज्जैन के विकास के लिए हमने रास्ते निकाले। उज्जैन के विकास के रास्ते ऐसे कि भविष्य के आधार पर डोंगला में ऑब्जर्वेटरी बन जाएगी। एक बड़ा काम हमने किया है। उस ऑब्जर्वेटरी में लगभग 13 करोड़ की लागत से सब प्रकार की रिसर्च हो जाए, सब प्रकार से वहां ध्यान जाए। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा इसका शैक्षणिक जगत में एक मान्यता प्राप्त संस्थानों का नाम है आईआईटी, और आईआईटी इंदौर को इस खगोल वैज्ञानिक वेधशाला से जोड़ने का प्रयास साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर दिया गया है। तो भविष्य में इंदौर आईआईटी के लोग उनके बीच एमओयू करा दिया है, ताकि भविष्य में वो यहाँ रिसर्च करने के लिए बाकी लोग भी जुड़े। विभाग का निर्माण करने का काम होता है, कुछ स्टाफ को लगाने का काम होता है, लेकिन जो युवा जुड़ते हैं, विज्ञानी जुड़ते हैं, वैज्ञानिक जुड़ते हैं, तो उसकी महत्ता और ज्यादा मजबूती से समाज के सामने आती है। क्योंकि अब इतना बड़ा सेंटर बन गया तो इनके अलग अलग सब प्रकार के सेमिनार होंगे, आयोजन होंगे, जानकारी होना चाहिए। तो वहाँ 200 सीटर नया एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस एक सभागृह बनकर के तैयार हो गया डोंगला में, जो जनवरी के अंदर उसका हम लोकार्पण करा देंगे। मुझे लगता है कि अभी तक का ऐसा कोई इतना अच्छा उन्नतशील सभागृह नहीं होगा जितना अच्छा हमने इस साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डोंगला में बनाने का प्रयास किया है। फिर डोंगला हमारा उज्जैन से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है सीधी रेखा में, और घूम के डोंगला से खिला खजुरा से 45 किलोमीटर आता है। उसके नजदीक के रास्ते ला रहे हैं, उस पर भी अपन काम करेंगे। लेकिन शहर की दृष्टि से क्या होना चाहिए, तो शहर में हमारा उज्जैन की पहचान अभी तक ये मानी जाती थी कि बाबा महाकाल के कारण से, विक्रमादित्य के कारण से, अर्थात धार्मिक दृष्टि से, शैक्षणिक जगत से सांदीपनि जी के आश्रम की नगरी है। लेकिन एक बड़ा महत्व का रेखांकित करने वाला हमने अभियान लिया कि ये विज्ञान की नगरी भी उज्जैन, तो साइंस टूरिज्म भी उज्जैन से विकसित होना चाहिए। अभी इस दिशा में काम नहीं होता, तो ये हमारा अपने आप में उज्जैन का एक नया रूप बनेगा, और भविष्य की दृष्टि से विज्ञान के लिए जाना जाए, इस दिशा में अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस दिशा में कुछ नए काम हाथ में लिए। उस नए काम में आप सबकी मदद भी लगेगी, और आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमने जब ये तारामंडल की स्थापना करी थी, तो तारामंडल में भी उन्नतशील, सर्वाधिक उन्नतशील ये जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी, इससे तारामंडल की स्थापना करी थी। और तारामंडल में लगभग हमारे पास वर्तमान में 100 बीघा के आसपास जमीन रिजर्व उपलब्ध है। तो ये जो जमीन का हमने जो स्थान भी चयन करा था, इसलिए करा था कि आगे जाकर के हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो तारामंडल में ही अब हमारा साइंस का सब सेंटर खोला जाएगा।
जिसके माध्यम से लगभग 17 करोड़ की लागत आएगी, 16 करोड़ की लागत आएगी और इसको इनोवेशन सेंटर के रूप में भी जाना जाएगा। तो ये भारत सरकार ने ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पे मंजूर कर ली। इसमें आधा धनराशि मध्य प्रदेश सरकार देगी और आधी धनराशि भारत सरकार देगी। तो एक तरह से उज्जैन में ये एक बड़ा सब सेंटर खुलेगा जहाँ इनोवेशन सेंटर के माध्यम से साइंस से संबंधित सारी गतिविधियों की हलचल भी रहेगी और इससे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग रहेंगे उन सबका समाधान भी होगा। और आगे जाकर के ये इसी में एक और पार्ट भी करने वाले हैं, वो है 3D स्टूडियो का। ये 3D स्टूडियो भी अत्याधुनिक तकनीक का उसी कैंपस में बनाने वाले हैं। तो अब हमारे पास में एक हमने पूरा एरिया डेवलप करने का प्लान कर लिया है कि हमारा साइंस का सब सेंटर भी बनेगा, वहीं पर 3D स्टूडियो भी रहेगा, वहीं हमारा अपना प्लेनेटोरियम भी। प्लेनेटोरियम की भी नई फिल्में 5 फिल्में और ले आए हैं। एक में मूक बधिरों के लिए भी हम एक नई फिल्म वहाँ लॉन्च करने वाले हैं। तो कोरोना के कारण से परमिशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जनवरी से हम ये भी पुनः प्रारंभ कर देंगे। अब ये एक सेंटर बन गया, आप अभी उसकी भौगोलिक रचना देखोगे तो जहां हमने साइंस का पूरा सब सेंटर के रूप में जहां डेवलप कर रहे हैं, ये आगे जाके साइंस सिटी में कन्वर्टेड हो जाएगा। साइंस सिटी में आमतौर पे साइंस सिटी हमेशा राजधानी में होती है, लेकिन राजधानी में हमारी उज्जैन अभी राजधानी में नहीं है, लेकिन एक एक आइटम डालते जा रहे हैं तो ये सब पूरा मिलाकर के साइंस सिटी बन जाती है। जहां भी साइंस सिटी, जैसे हमारे अलावा वर्तमान में जहां भी साइंस सिटी है तो वहाँ प्लेनेटोरियम है, वहाँ साइंस का सब सेंटर है, वहाँ 3D स्टूडियो है, ये सब मिला के साइंस सेंटर होता है। हमने एक एक कदम बढ़ाया, पहले अपना तारामंडल लिया है, तारामंडल के बाद 3D स्टूडियो लिया है और अब तीसरा साइंस का सब सेंटर लिया है। तो इसको मिला के अब हमारा अपने आप में पूरा साइंस सिटी वाला कंसेप्ट करीब करीब पूरा होता है। लेकिन अभी जो मैंने बात कही कि मूल रूप से अपने पीछे इसके भावना ये है कि ये विज्ञान की नगरी के नाते से दुनिया में जाना जाए। उज्जैन का महत्व जो विज्ञान के आर्यभट्ट से लेकर के वराहमिहिर तक, ये सारे प्राचीन विज्ञानी उज्जैन में हुए और इनके सबके उस समय के साहित्य से, उन समय के इनके शैक्षणिक दृष्टि से आज अनुसंधान हो रहे हैं और ये इनने जो जो बात कही कमोबेश वो सारी की सारी सिद्ध होती है। तो इस तरह से उज्जैन का वो महत्व स्थापित हो, ये प्रयास करने का अभी आपके सामने मैंने कुछ बताने का, उदाहरण देने का प्रयास किया। अब हम वैसे भी भौगोलिक दृष्टि से हमने रचना में ऐसा लिया कि साइंस सेंटर के पास में इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी के पास में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसी से आगे हट के देखो तो साइंस कॉलेज आ जाता, साइंस कॉलेज आ जाता। तो ये पूरा एक पूरा ट्रैक बन गया। तो यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करने आए वो उनका भी स्वागत है, पर साइंस की दृष्टि से आए तो तीनों कैंपस पे भी हमने अलग अलग प्रकार से गतिविधि आगे चढ़ाने का, बनाने का प्रयास किया है। पॉलिटेक्निक में भी मैं अभी 2 दिन पहले गया था, तो आपको ध्यान में होगा कि यहाँ साइंस के लैंग्वेज लैब का शुभारंभ अपन ने किया। तो लैंग्वेज लैब बनाने से मतलब ही ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो तैयार हो रहे हैं उनका अपना प्रेजेंटेशन, उनका अपना प्रोनाउंसिएशन, उनका अपना स्किल में, बाकी सब में उनकी अपना कॉन्फिडेंस भी ऐसा बढ़े कि उनका यहाँ से जो व्यक्तित्व निकले, जो पर्सनैलिटी बने, वो सबके लिए एक तरह से प्रेरणादायी बने। तो अभी शुरुआत के रूप में हमने दोनों, एक तो परीक्षा सेंटर का भी और एक इनोवेशन सेंटर के माध्यम से साइंस स्मार्ट सिटी को भी जोड़ रहे हैं। आगे जाकर यह इनोवेशन सेंटर अपना साइंस स्मार्ट सिटी ने बनाया। तो इनोवेशन सेंटर में भी साइंस कॉलेज को है और उसके साथ साथ विक्रम विश्वविद्यालय को भी जोड़ा कि यहाँ जो बच्चे काम करेंगे, जो करेंगे, उनको अपने आप में डिग्री, डिप्लोमा या उसकी मान्यता भी होना चाहिए। तो ये भी इस पे काम करने के लिए, इसके ये भी बंटवा दो, अगर बंटवा सकते हो सबको, फोटोकॉपी। तो कुल मिलाकर के ये एक अपन ने जो विज्ञान की दृष्टि से मैंने कोई बात कही, अब अपन ने जैसे विकास के मामले में माना जाता है कि जब से अपनी सबकी पहचान ही और उज्जैन के लिए हमको सबको करना ही चाहिए काम, तो अब इसके कुछ नए प्रयोग, अभी नई उपलब्धियां, इसके बारे में भी मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया। हमने उज्जैन में अभी अपने इस महानंदा नगर एथलेटिक्स जो ट्रैक है, इसमें 7.5 करोड़ 50 लाख की लागत से सिंथेटिक ट्रैक देने का प्रयास किया है। आपको ध्यान हो, पहले पीली मिट्टी का ट्रैक बनवाया था क्योंकि दौड़ने वाले एथलेटिक्स के जो बच्चे थे उनको बड़ा दिक्कत थी, वो डामर की सड़क पे दौड़ते थे, कई बार एक्सीडेंट हो जाता था। तो ये जो अत्याधुनिक तकनीक का ट्रैक बनेगा, भोपाल के बाद अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से तो उज्जैन में ये उपलब्धि हो जाएगी, जिसके माध्यम से अपने अब कोई भी टूर्नामेंट होंगे, कोई प्रतियोगिता होगी, तो बड़ा एक अपने आप में उपलब्धि हो जाएगी। जैसे मैंने पिछले समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नानाखेड़ा स्टेडियम का हमारा एक बड़ा बहुत दिनों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अटका हुआ था,
एक अच्छी बात हुई, पिछले समय माननीय संभागायुक्त की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और मेरे आग्रह पे उनने इस बात का प्रस्ताव कर लिया है कि अब हम अपने एजेंसी के रूप में प्राधिकरण काम करेगा और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से ये पूरा नानाखेड़ा स्टेडियम भी डेवलप हो जाए। तो लगभग उन्होंने 50 करोड़ के आसपास इसका एस्टिमेट बनाया है। मेरी खेल मंत्री जी से भी बात हो गई, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के एडीजी पवन जैन जी से भी बात, तो वो इस पे काम कर रहे हैं, वो उससे और आगे बढ़ रहे हैं। उनका तो कहना है कि हम इंदौर उज्जैन की दृष्टि से एक तो एक्सीलेंस एरिया डिक्लेयर कराएंगे ये पूरा, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इंदौर में भी नहीं है जितनी उज्जैन में। तो स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी उज्जैन एक बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, जिसमें ये सब प्रकार के विकास की संभावना खुलेगी। फिर एक तीसरी बात हमने की, जो हमारी प्रॉपर्टियां बनी बनाई है, प्रॉपर्टियों के अंदर छोटे छोटे से काम करें तो बहुत अच्छे से उपयोग सिद्ध हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले समय में बताया था आपको कि नानाखेड़ा बस स्टैंड 1992 में हमारा बना हुआ था, लेकिन नानाखेड़ा बस स्टैंड पे थोड़ा सा ध्यान दिया तो आज नानाखेड़ा क्षेत्र पूरा चमन हो गया। देवास गेट भी चल रहा हमारा और नानाखेड़ा भी चल रहा, दोनों में अब कोई दिक्कत नहीं है। बीच का व्यवधान का काल चला गया, लेकिन अब अपने लिए दोनों स्थापित बस स्टैंड हो गए। उसी प्रकार से माधवनगर हॉस्पिटल को हाथ में लिया था, तो माधवनगर पे भी बहुत सारी बात ये डिस्पेंसरी के रूप में था, लेकिन कोरोना काल के अंदर सेवा करने के कारण से अब वहाँ का आईसीयू बेड और जो बाकी व्यवस्था अच्छी बनी है, क्या अपने आप में माधवनगर हॉस्पिटल बहुत अच्छी स्थिति में चला गया। उसी प्रकार से हमारे कोर्ट बिल्डिंग है, इस कोर्ट बिल्डिंग की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी, लेकिन रास्ता बहुत छोटा है। जो आम जितने कोर्ट आने जाने वाले सामान्य जन या वकीलों के लिए जो रास्ता है वो बहुत छोटा है। तो हमने कहा था कि यार इसका रास्ता उस 4 लेन से बनना चाहिए जो पाइप फैक्ट्री से जुड़ के आ गया, क्योंकि बड़े वाहन, जेल वाहन आते हैं, कोई विकलांग आते हैं या बुजुर्ग आते हैं जिनको बड़े वाहन से कोर्ट में जाना है, तो ये यहीं से जगह ही नहीं मिलती अंदर जाने की। तो कल ही इसका भूमि पूजन हम करने वाले, ताकि कोर्ट बिल्डिंग तरफ से आने जाने का एक नया मार्ग बनेगा, क्योंकि जो संसाधन हमारे हैं इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक अपन इन पे ध्यान नहीं देंगे बात बनेगी नहीं। आपको ध्यान में होगा, इसी प्रकार से विक्रम विश्वविद्यालय का हेल्थ का ऐसे कई और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विषय लूंगा, इन पे भी हमने बहुत सारा काम चालू कर दिया। ये खाली अपने यहाँ भौतिक रूप से निर्माण नहीं होना चाहिए, जो संस्थान होने चल रहे हैं या जो सेवाओं के काम चल रहे हैं इनके अंदर कितनी उन्नति कैसे कैसे हो जाए, क्या क्या करना चाहिए। तो पिछले समय मैंने संसार में आपको समाचार पत्रों में भी आएगा कि इंदौर और विक्रम यूनिवर्सिटी को एक साथ हमने बिठाने का प्रयास किया, देव अहिल्या और विक्रम को, ताकि आपस में इनके एक दूसरे के नवाचार जो किए हैं, नए नए प्रयोग किए हैं, वो स्थापित होकर के जो जिससे आगे बढ़ा है, जो जो अच्छाई को है वो अपने को भी अपनाना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसी प्रकार से संस्कृत यूनिवर्सिटी, महाकाल वैदिक वेद संस्थान, विक्रमादित्य के आधार पर विक्रमादित्य शोधपीठ को, ये जो हमारा नया एक तरह से आगे वाला सिंधिया और इंटेल के पास का जो भवन था, वो भवन भी विक्रमादित्य शोधपीठ को दिला दिया है। पर आने वाले समय में बताऊंगा, अभी तो खाली अभी विकास का इस प्रकार इसी पे लाके अभी खत्म कर रहा हूँ। तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जब हम बाहर के सारी प्रेस के लोगों से लगातार बात करते रहते हैं, तो अपने प्रेस के लोगों से भी 15 दिन महीने भर में एक आध बार बात हो जाए, तो ये आपस के आपके सुझाव भी, जैसे जनसंवाद में अभी जारी किए, कल इसका समापन हो जाएगा। तो जनसंवाद का मतलब ही कि संवाद जारी रहना चाहिए, आप सबसे भी संवाद होना चाहिए, वहां भी संवाद होते रहे। मेरी बात यहाँ पूरी हुई। धन्यवाद। बोलिए। देखिए, विक्रमादित्य की मूर्ति तो कटक में चौराहे पर, लालगंज चौराहे पर वो अन्य शहरों से आने वाले किसी भी मार्ग पे हो सकती है। दूसरा मेरा प्रश्न था कि जन संवाद में आपने सर्वाधिक समस्या किससे संबंधित किसी बात में और आप मेरे से अच्छे से बता सकते हो। दूसरा मेरा प्रश्न था कि महाकाल के बारे में भी बहुत करंट इश्यू चल रहा है, आपका क्या व्यू है? विक्रमादित्य के बारे में बता दूं, आपने विक्रमादित्य का कहा, अपने विक्रमादित्य का टीला लिया था, नवरत्नों की स्थापना करी, 32 पुतलियों के बारे में भी वहाँ जानकारी दी। लेकिन अच्छा सुझाव है कि अपन एक बड़ी मूर्ति और लगाए, ताकि ये किसी दृष्टि से जब प्रवेश करते ही वो ध्यान में आ जाए। मैंने इसको नोट करा, अगले तो जनसंवाद का बताया, तो जनसंवाद में ये तो मैंने कल्पना ये की थी कि एज ए मंत्री के नाते से मैं लोगों से सुझाव ले रहा था कि विकास के मामले में और आपके क्या आइडिया हैं भारत सरकार के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए, उज्जैन के संदर्भ में, उज्जैन के लिए बाकी 70 विभाग है
और सारे उप विभाग मिला दो। जैसे हमारा स्थानीय शासन है, तो स्थानीय शासन में हाउसिंग बोर्ड भी आता है, प्राधिकरण भी आता है और मूल नगर निगम आती है। तो एक तरह से एक में दो और जुड़े रहते हैं, सब मिला के 150 से ज्यादा विभाग है। इन विभागों के बारे में लोग सुझाव दें कि उनका उज्जैन में और किस किस प्रकार से क्या क्या सुझाव का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा धीरे धीरे डेवलप होने में टाइम लगेगा। अभी 90% से ज्यादा समस्याएं हमारी नगर निगम से संबंधित रही, नाली गटर जो साफ सफाई वाला मसला है, और बाकी 8% हमारी अधिकतर बिजली से संबंधित मामले की बात है। बिजली के बिल, बिजली का सप्लाई या मीटर वीटर की दिक्कत है। इसी तरह 2% में से 1% करीब थोड़ी सी मिक्स टाइप की आई, जो बहुत सारे विभागों के आपस की तालमेल के साथ में किसी का कलेक्ट्रेट के अंदर की कुछ कुछ कारणों से शिकायत है, कहीं फूड की शिकायत है, इस टाइप से ही बात है। 1% शैक्षणिक है, जिसमें शैक्षणिक दृष्टि से कोई कोई ने सुझाव दिए कि कुछ अपने जहाँ, एक तो बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे सुझाव आए कि ये जो कॉलेजों का शिफ्टिंग हुआ, तो अधिकतर परिवार के लोग खुश है कि माधव कॉलेज में बच्चियों को लाया, ये बहुत अच्छा लगा सब। तो उसका धन्यवाद मिला है कि जो लड़के तो जा सकते हैं राम लक्ष्मण मंदिर की तरफ से, लेकिन लड़कियों की बहुत दिक्कत है। तो ये अच्छा सुझाव लगा लोगों को, ये निर्णय जो लगा ये ठीक लगा। तो नए कोर्स के खोलने के संबंध में भी सुझाव आए कि कुछ ऐसे इस टाइप के कोर्स खोल दे जिसमें मेडिकल कॉलेज की बात भी है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी हो जाए, तो एक ये चिकित्सा की दृष्टि हो जाए, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक हो, एग्रीकल्चर हो, इस पे भी बहुत लोगों ने, तो ये वो 1% में वो सब शैक्षणिक में आ गए हैं, फिलहाल जिसको अपन माने। इसी प्रकार से कुछ लोगों ने आईआईटी की दृष्टि से भी बात की है कि हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत पुराना है, लेकिन आईआईटी आईआईएम दूसरी जगह चलेगा, तो हमारे पे भी इस दिशा में प्रयास करें। तो मैंने सब नोट किए और मैंने कहा कि जो जो भी आपके सबके सुझाव है, उन सुझावों का संकलन कराएंगे, और इसको करने के पीछे भाव ये है कि अभी ये हमने जन संवाद कर दिया, आने वाले समय में शैक्षणिक संवाद करेंगे जिसमें शुद्ध शिक्षा पे ही संवाद होगा, तो वो उस टाइप से बात आएगी। एक संवाद हेल्थ पे होगा कि हमारी चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। तो ये जो संवादों का क्रम जारी रहेगा, लेकिन चूंकि अभी जन संवाद अपना ये जो हमने 4 दिन का कार्यक्रम दिया है, ये कल आकर के इस तरह से इसका समारोह। महाकाल को छूट गया, तो महाकाल के जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि महाकाल के मामले में वो जब वीडियो पिक्चर भी आई थी उसको दिखाने का प्रयास भी किया था, लेकिन बीच में चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को अपने नॉलेज में ले लिया, तो मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लेकर के उस पर देख रहे हैं, हम सबसे बात होना अभी हुई नहीं है। तो एक तरह से ये बात सही, महाकाल का विकास होना चाहिए, हम सब चाहते हैं, सबकी मन की भावना है, लेकिन ये बात भी सही कि महाकाल को लेकर के अगर कोई प्रश्न उठ रहा है तो उनको उत्तर भी ढूंढे, उन पे रास्ता निकालें, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने इस शहर से प्रेम करते हैं, तो विकास भी होना चाहिए, लेकिन विकास में सबका मन का भाव भी आ जाए, और कोई सुविधा हो रही है, कोई प्रश्न उठ रहे हैं, इनके उत्तर देना जरूर चाहिए। तो इस दिशा में ये बात, एक आपने इसमें उद्योग वाली बात करी ये आपने अच्छा प्रश्न किया। इसमें अगले ही महीने उज्जैन में लगभग 250 से ज्यादा लघु एमएसएमई वाली इंडस्ट्रियों के प्रपोजल हमारे पास 270 के आसपास आए हैं। तो मैंने विभाग के मंत्री माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी के साथ बैठ के एक बात भी कर ली है, इसमें उद्योगपति भी बैठे हैं, और इसी प्रकार से जिला प्रशासन के साथ बैठ करके इनको जमीन का आवंटन कराते हुए ये जो 250 इंडस्ट्री खुलती है उज्जैन में, एक बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि आज की स्थिति में हमारे पास अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का जमाना तो गया जिसमें कोई मिल लगते थे, लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्री से, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी दोनों इंडस्ट्रियल एरिया, बल्कि आगर रोड भी, तीनों भर गए, अब अपने पास जगह नहीं बची, बल्कि लोग जितने ले रखी वो किराए से दे रहे हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री तो चल रही है, मूल नहीं चला रहा तो दूसरा कोई चला रहा है। तो ऐसे में हमने कहा कि इसके बजाय दूसरी जमीन और ले लें, जैसे अपना सोयाबीन प्लांट वाली, ये भी अपने इस लाइन में लिया कि सोयाबीन प्लांट में भी छोटी इंडस्ट्री बना दे, एक एरिया बना दे। सिरिफेटिक की बात कही है, हालांकि वो फॉरेस्ट का थोड़ा सा झंझट है, जिला प्रशासन के साथ बैठ के रास्ता निकालूंगा, तो ये हमारे पास एक यहाँ का रास्ता भी निकल सकता है कि हमारी ये जो औद्योगिक इकाइयां हैं इनको जमीन भी मिल जाए, और नए मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया इसको भी और प्रस्तावित करा रहा है, ताकि ये जो अभी थोड़ी सी दिक्कत है कि अभी जो नया कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनता है, तो सबसे पहले आवश्यकता जमीन की पड़ती, जमीन कहाँ, जमीन खुल जाएगी तो उसमें बहुत सारे, तो इसमें अब 3 तरह से बात कर रहे हैं। एक तो ये कि हमारे पास में जो फूड इंडस्ट्री आए, फूड पार्क बने, इस पे ज्यादा स्कोप है आने वाले समय में।
उसी प्रकार से क्लस्टर की है, तो ये जो लूम का क्लस्टर है, हमारे यहाँ लूम इंडस्ट्रियाँ बहुत अलग अलग, लेकिन एक लूम वाला क्लस्टर बन जाए। इसी प्रकार से महिलाओं को या छोटे उद्यमियों को एक बिल्डिंग के अंदर रोजगार मिल जाए। तो आजकल ये एक इसका एक मल्टी डिजाइन के साथ बिल्डिंग बनती है, इसमें अलग अलग फ्लोर पे इनको जोड़ करके रोजगार का भी सिस्टम चला है। ये थोड़ा अलग हटके अभी अपने लिए उज्जैन में तो नहीं है, लेकिन ये सुझाव आया और इस पर काम भी कर रहे हैं। तो जैसे महिलाओं के लिए खास करके वो आकर के घर से या अपने उस बिल्डिंग के जो उनको जगह दे देंगे, स्पेस दे देंगे, उसमें वो अपना रोजगार का काम करें। आईटी का भी काम उसमें हो सकता है, दूसरे प्रकार के इनोवेशन के नए नए प्रयोग भी वो कर सकती है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। तो ये 250 के आसपास अपने पास जनवरी में इसकी शुरुआत करा रहा है। और ऐसे अकेले उज्जैन नहीं, ये जानकारी के लिए भी देना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के 42 स्थान पे लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा ऐसे उद्योग लगेंगे, जिनकी प्राइम मिनिस्टर से शुभारंभ कराएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका शुभारंभ करेंगे। मैंने उज्जैन भी इसमें छूट नहीं जाए, इसलिए इसकी चिंता पाल ली। मेरे नहीं, विभाग के पास आए हैं, लेकिन सब प्रकार का है इसमें। अपने पास जो चल रही इंडस्ट्री, पोहा इंडस्ट्री अभी है, दाल भी है, लूम की भी है। तो अब ये लूम में भी जैसे अत्याधुनिक नई टेक्नोलॉजी वाला आ रहा है, तो जो नई नई परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से सब आ रहा है। तो फिलहाल लगभग ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास 250 इंडस्ट्री एक साथ खुल जाए, तो ये एक अच्छी बड़ी सौगात सौगात होगी। तो फिर गोरकाई के लिए आ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अलग अलग अभी स्कीमें थी, जैसे हमारे पास कोई स्कीम में 15% की छूट थी, कोई में 20 की छूट थी। अब ये जो नई एमएसएमई की स्कीम आई है, उसमें समेकित रूप से उनने एक स्कीम बना ली, तो लगभग 40% की छूट उसमें है। तो वो एक तरह से बहुत बड़ी सौगात है। 40% कोई इंडस्ट्री डलती है और छूट मिल जाती है, तो इंडस्ट्री एकदम उठ के खड़ी हो जाएगी। और इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जमीन नहीं मिल रही। इंडस्ट्री डलती तो इंडस्ट्री के लिए जमीन का प्रोत्साहन लगता है। तो ये इसमें इस बात की गुंजाइश हम बना रहे हैं कि जमीन हम उपलब्ध कराएं, ताकि वो उद्योग खड़े हो जाए। मेरे को एक ही डर है बस, मैं आपका प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगा। मैं मेरे लिए मेरा मेरी रुचि का सब्जेक्ट भी है और अपने सबकी भी चिंता का विषय भी है कि हमारे यहाँ पुरातात्विक प्रमाण को बचाना ये सबसे आवश्यक पहलू है। तो उससे ही वो उस शहर की पुराने समय के काल से गणना करने के लिए पुरातात्विक अवशेष बहुत महत्व रखते हैं। जैसे अभी यह ध्यान में आया था कि मंदिर के अवशेष मिले, तो हमने तुरंत कलेक्टर से बात करके जो उत्खनन के अपने आप विक्रम विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, इनकी एक कमेटी बना दी कि भाई अगर मान लो आप निर्माण करो अच्छी बात है, लेकिन पुरातत्व के मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, तो जैसे कि टूट टाट नहीं जाए तो वो फिर नुकसान हो जाएगा। इनको थोड़ा तरीके से निकाल लो, उनको आज संग्रहालय तक पहुंचा दो, ताकि ये अपने लिए काम के उसमें आ जाए। ये बात सही कि 3 बार एक्सकेवेशन हुआ उज्जैन में, 3 बार के बाद में एक्सकेवेशन नहीं हुआ। तो मैंने विक्रम विश्वविद्यालय में भी इस बात के लिए बात की और भारत सरकार के मंत्री माननीय रमेश निशंक से बात की, तो उन्होंने कहा प्रपोजल भिजवा दो, मैं एक्सकेवेशन की मंजूरी दे दूंगा। तो हमारे यहाँ भी 3-4 पॉइंट वापस एक्सकेवेशन की दृष्टि से आने वाले हैं, जहाँ उत्खनन, उसमें एक गढ़कालिका का बेल्ट भी आएगा, उसमें एक वेस्ट टेकरी वाला आने वाला है, जो वेस्ट टेकरी हमारा है। उसी प्रकार से महाकाल के आसपास भी अगर काम चल रहा है, तो महाकाल को भी ले लेना चाहिए। तो ये 3 अपने शहरी क्षेत्र से है। अब ग्रामीण क्षेत्र के अलग से है, पर ग्रामीण क्षेत्र में पहले माननीय वाकनकर जी ने जैसे दंगवाड़ा में किया था, बलेडी में किया था, रूडीजा के पास माता जी के वहां भी किया था, तो हुआ है। पर वो वहां तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ निर्माण ज्यादा हो रहा है वहां जल्दी दबने की संभावना, तो इसलिए इनका पहले कर लें, ताकि यहाँ आपको अपने को ये बात समझ में आ जाए कि इसका क्या क्या महत्व और कैसे कैसे इसकी नई परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जब ये आखिरी में हुआ था 1974 में, उसके बाद से आज तक नए यंत्र बहुत सारे आ गए। तो वो कार्बन डेंटिंग पद्धति से और दूसरी पद्धति से आयु आकलन करने में बहुत सुविधा है। मैंने क्या कहा कि इस पे ताजा, फिर वो अगले में इसी पे करूंगा। तो विषय अपने यदि छूट जाए जिस पे मैंने बात की है विज्ञान के संबंध में, अपन ने कहा कि इस पे अभी आज अपना ध्यान खगोल, स्पेस, इस पे थोड़ा सा केंद्रित होकर प्रेस हो जाए, नहीं तो बिखर जाएगी बात। मैं तो सबका उत्तर दे दूंगा।
जी। मैंने वैसे वो शैक्षणिक के लिए रखा था, पर अभी आप मेरे से ओपन मत करो। उसमें मैंने होमवर्क भी किया है। आपके लिए खाली नटसेल में बताता हूँ, तो छोटी सी जानकारी में, पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में, 52 ही सरकारी जिलों में, अपने कॉलेज में से जिले के अंदर के जहां एक्सेस में हमारे प्राध्यापक, मैंने कहा एक एक आदमी स्पेयर करवा रहा हूँ। वो स्पेयर करे हुए आदमी को इसी बात की जवाब दे रहा हूँ कि विवेकानंद करियर के माध्यम से आपका काम खाली प्लेसमेंट कराने का ही है। अच्छे से हमारे बच्चों को तैयार कराओ, तैयार करा के उनको कहाँ कैसे खपा सकते हैं अपन, काम धंधा, रोजगार, फैक्ट्री, तो वो एक एक आदमी उसके लिए रखने वाले हैं। पर उसकी तारीख और वो सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिर दूसरे उस सत्र के लिए रह जाएगा। कौन सी? कारण क्या? थोड़ा मेरे को बता देना, मेरे को मालूम नहीं। एक बार ऐसा कोई विषय हो। ओम जी मतलब अच्छे मित्र भी है अपने, और वो उसको समझते भी है। पर अभी जो चलने वाली सब बायो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से ले रहे हैं, पार्क में बहुत अच्छे से ले रहे हैं, जो चलत वाली है। लेकिन आपने बता, वो बता ना मेरे को। सारे बैरिकेड जो है टूटे हुए पड़े हुए हैं। मैंने क्या कहा भाई साहब, ये थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भटक नहीं जाए। हो रही है। दूसरा आपका मस्जिद वाला जो ब्रिज है, ये सारी लाइटें विगत 3 महीने से बंद पड़ी। मैंने जनसंवाद में नोट करने के लिए बताया भी है, और आपकी बात में भी नोट कर रहे हो। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि 2-3 ठीक है, ठीक है। पूरी लाइटें बंद पड़ी है। मैं तो 3 दिन पहले निकला भी, तो क्या मुझे रात में आप तो जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, अब जैन की दृष्टि से हाँ सब तो मॉल भी तय करेंगे। इंदौर जाओगे आप? क्या करोगे इंदौर जाके? आप ये बताएगा। इसलिए तो बुलाया था। अरे उल्टा हो गया, वैसे सागर की जानकारी बता दूं आपको। केंद्रीय हो गया ना सागर। सागर में फिर वो मेरा दूसरा विषय निकल जाएगा, मैं बोलूंगा छोड़ो अभी। वो विश्वविद्यालय वाला शैक्षणिक मामला आ जाएगा, उसमें मैंने काफी तैयारी करी है। एक बार पूरी बताऊंगा आप। नहीं, आपका रिकॉर्ड तो लिख तो लोगे सही ना मेरे। क्या हुआ बता ही देता हूँ। सागर का दुर्भाग्य ये रहा कि हरि सिंह गोवर्धन ने जो विश्वविद्यालय चालू करा था, एकदम से अच्छे अच्छे कोर्स के साथ चालू करा था, मजा आया था, बहुत बढ़िया। अपने में से ही थोड़ा सा कुछ जब से कोई थोड़ा जीते ना, तो कांग्रेस ने अर्जुन सिंह जी को, दिग्विजय सिंह जी का उपयोग लेके 2011 में सागर को यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का दुष्परिणाम क्या आया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनती तो सारे नए कोर्स और नया कैंपस और नई व्यवस्था करती। वो तो स्टेट की यूनिवर्सिटी थी, वो प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी, तो बड़े बड़े भवन और सब कुछ बना, स्टाफ स्टाफ सब में। लेकिन अब उनके जो वो कोर्स लाए तो उसमें एक एक बच्चा है, बच्चे ही नहीं। और वो जो 400 कॉलेज थे जो सागर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड, वो सब छतरपुर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड हो गए। वो छतरपुर यूनिवर्सिटी का एक कमरा भी खुद का नहीं, वो खाली परीक्षा कराए, थापक जी कुलपति बने। अब मैं खुद अभी होके आया हूँ, तो मैंने जाते ही किया कि भैया कुछ मत करो। तो अभी अब आज आप भी मान के चलो कि नई यूनिवर्सिटी पूरी बना 400-500 करोड़ रुपए लगे। तो फिर अपना देसी फार्मूला लगाया अपन ने। अभी मैं बोल के तो आया हूँ कि जो वहाँ छतरपुर महाविद्यालय है, वो लगभग 11-12 हजार बच्चे तो उसके कैंपस में ही, और बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, लंबी चौड़ी। हमने कहा ये यूनिवर्सिटी मान लो अभी यार। पर वो चूंकि मैं अगले उसमें बताऊंगा अभी। इसमें जो मतलब आइटम बहुत सारे हैं, मतलब वो फिर ध्यान बढ़ जाएगा ना, अपना प्रेस नोट का भी तो एक। शुरू करा वो 21 जून, 22 दिसंबर, इसलिए समय गणना, और ये ग्रीनविच से मिला के दे। ये आपने कोई आगे पीछे, मेरा भाव ये है कि हमारा जो महाकाल बाबा की जो नगरी है, तो वास्तव में ज्योतिर्लिंग तो 12 है। ज्योतिर्लिंग हमारे भगवान की दया से हर जगह, लेकिन उन सबसे हटके उज्जैन है, इसलिए वो काल में महाकाल।
तो हम भक्ति भाव में वो काल वाला मामला खत्म करके ना खाली उनका ज्योतिर्लिंग पे चले जाए। तो अपने आगे पीछे में प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे महाकाल के भी कोई मंदिर में सुझाव देंगे मंदिर समिति को कि आप घड़ी भेंट करना चालू करो, जहाँ के शुद्ध समय की बात पहुंचाओ अपने में से भी भाई, जो जिसको रेखांकित करना आपने पंचांग वाला हिसाब यहाँ से बना करके पंचांग शासन के जो बनते हैं वो महाकाल मंदिर उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अपने पास में आने वाले समय में गुड़ी पड़वा के जो अपन कैलेंडर लेते हैं वो कैलेंडर महाकाल मंदिर छापने लगे, ताकि ये जो यहाँ का जो समय की तरफ बार बार ध्यान जाना चाहिए वो ध्यान नहीं जा रहा ना उस तरफ से। जब अपन ये बात इसलिए जन सामान्य अगर मान लेता है तो फिर अपने आप वो बात चलती है। जैसे इसका दो उदाहरण देता हूँ। कई बार शासन प्रशासन और व्यवस्था नहीं मानती और जनता मानती, तो अंततः जनता की बात सब मान लेते। जैसे विक्रमादित्य को हमारे जितने विदेशी शासक आए उनने हमारी उस बात को हंसी में उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन विक्रमादित्य जनता जनता के अंदर दिल दिल में रमे हुए थे। तो अंततः अब सारी बातों का प्रमाण मिल गया, पुरातात्विक प्रमाण भी मिल गए, सिक्के भी मिल गए, अब विक्रमादित्य की मान्यता भी हो गई। नहीं तो विक्रमादित्य हंसी उड़ा देते, लेकिन विक्रमादित्य को वहां मान्यता वहां भी नहीं मिली, यूनिवर्सिटी उनके नाम पे खोल दी, लेकिन उनको नहीं माना। अब जाके विक्रमादित्य शोध पीठ के बाद काम हो गया। तो इसलिए जो काल का महत्व तो ये अपन नीचे तक पहुंचा है कि काल का मतलब, जैसे उदाहरण के लिए जो भस्मारती भी है, मैं थोड़ी सी उसकी व्याख्या करूंगा अगर ये वैसा घाटे नहीं तो। भस्मारती काय के लिए होती है? भस्मारती भी काल की अवस्था बताने के लिए है कि ये जो 2 घंटे आप देखो, कभी अपन सबसे पहले जाएंगे 2-3 बजे उठो ठंड में तो, और हालत खराब दिन में भी, बाकी दिन भी रात में उठना कठिन का ही मामला है। तो स्नान ध्यान करके 4 बजे पहले पहले महाकाल पहुंचो। महाकाल पहुंचो तो आपके सामने वो जल महाकाल का हरिओम का चढ़ेगा। हरिओम का जल चढ़ने के बाद आपके सामने भगवान का दूध दूध दही घी शक्कर शहद से पंचामृत करेंगे। स्नान ध्यान करा के आंख नाक कान बना के उनका शरीर बनाएंगे। शरीर बनाने के बाद उनको तमाम प्रकार के आभूषण वस्त्र पूरा उनका स्वरूप बनाएंगे और उनके सामने भस्मी चढ़ा के, भस्मीभूत से जो उनका अपना तरीका है, और फिर आपके सामने भोग आरती धूम धड़ाका। तो ये सब वो 4 से 6 के बीच में हमारी जीवन दृष्टि यानी काल सबका नियत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा दिखाते हैं भस्मारती। अपने में से वो ध्यान नहीं जाता सबका, भगवान की आरती में दिमाग चले जाता। तो हमें हमारे में से हर व्यक्ति का जिसका जन्म हुआ है उसको मरना भी, तो समय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किसी का। तो वो काल की नगरी में महाकाल की भस्मारती रोज जीवन दृष्टि है कि सबको समझाने के लिए वो उस दिशा में पंडित को भी निवेदन करते जरा ये बताओ कि भस्मारती का महत्व क्या है, पर वो ध्यान जाता जाता नहीं तो नहीं जाता। तो एक तरह से ये जो काल का महत्व है इसलिए महाकाल का महत्व, तो ये अपने आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे है। हाँ, ये फिर विषय आएगा अच्छा है। मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पर भी काम किया। ये जो विक्रम संवत को लाने वाला ये विक्रमादित्य शोध पीठ इसीलिए स्थापित की, और इसीलिए अपन इस पे आगे बढ़ करके अभी आगे फिर दूसरी प्रेस में बताऊंगा कि विक्रमादित्य शोध पीठ ने अपनी स्थापना के बाद से अभी कौन कौन सी किताबों का प्रकाशन कराया, किन किन लोगों को फेलोशिप दी है, कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष इकट्ठे कर लिए हैं, किस किस प्रकार के सेमिनार में कहाँ कहाँ तक बात पहुंचा करके किन किन विद्वानों को इस मत का कर लिया कि विक्रम के संवत के पक्ष में खड़े हो जाए। क्योंकि आमतौर पर अभी विक्रम के पक्ष में खड़े होने वालों की संख्या कम थी। जैसे किसी को जज जाती है ना पहले से, तो उसको उतारना गले मुश्किल जाता है। तो वो अभी अपन ने अवशेष दिखा दिए। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी एक दिल्ली की बड़ी एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, तो वहां मैं कम से कम 10 विद्वान के साथ बैठा, और जब हमने विक्रमादित्य के प्रमाण दिखाए उनको ये वो, तो पहली बात तो वो देख के ये मानने को तैयार होगा कि हाँ ये तो बड़ी बात, पर उनको ये नहीं चल रही कि एकदम से कहां से आ गया, अभी तक क्यों नहीं थे। अब इसका क्या करें भाई, हम 10-12 साल काम करा है और 10-12 साल में इकट्ठे किए, हम दिखाएंगे। तो अब जब दिखाएंगे अर्जुन जी तभी तो आएंगे ना, मैं अपन क्या करें इसके लिए। बोले यार अभी तक नहीं देश भर में, तो अभी एक साथ क्यों बन गए, मतलब आप कोई अभियान चला लो जान करके मनवाने का। अब इसका क्या करें, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब ये जो आपने बात कही है वो तो इसलिए हमने उस पर आगे काम करा। अभी तक अपना विक्रमादित्य शोध पीठ का जो निदेशक बनता था वो डॉक्टर राज पुरोहित जी और प्रकाश माथुर सोले बना रहे थे। अब की बार अपन ने कहा कि और बड़ा नाम लाए भोपाल का या इधर का, ताकि वो उस पर आगे बड़ा काम करे। तो ये इस बात को चला है कि विक्रमादित्य का विक्रम संवत यही सही है, शक संवत ही गलत। पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें, काम तो इतने सारे मेरे को ये लगता कभी कभी मेरा मूल काम से कहीं उधर नहीं चला जाती दिमाग। मूल काम तो अपना जो है वहां जाने, लेकिन अपने ईमानदार मतलब केरणी जी मुके नहीं कहना।
अपना तो परमात्मा की दया से प्रयास है। देखो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, मेरा निवेदन तो ये है कि मेरा प्रयास तो ये है कि कुल मिलाकर ये मंत्री जो बनते हैं तो मंत्री एज ए मोहन यादव कुछ नहीं, ये उज्जैन को मान मिला। तो उज्जैन मतलब आप सब में समाहित, तो हमारे वो प्रत्येक काम कदम से आप सबकी छवि बनती बिगड़ती है। तो अपन प्रयास उस रूप में कर रहे हैं कि आपने विश्वास किया उज्जैन पे, तो उज्जैन के लोग कम नहीं पड़ रहे हैं। नहीं मैं ऐसा नहीं बोलता, फिर वही दिक्कत हो जाएगी, आप पता नहीं क्या ले जाओगे। इनकी दिक्कत नहीं है, ये द्वारका है ना, इसलिए वो तो 5,000 साल पुराने से वहां जाके खड़े हो जाएंगे। थोड़ा पहले हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा बीच में जाकर हाँ आता है ना। अरे बराबर चिपक गए, बहुत सारी बात सुनाते हैं हाँ अपने को लगता है कि हो तुम्हारा अधिकार है, अपन अगर वोट लेने गए तो बात भी सुनना पड़ेगी। तो हल भी निकलता। हाँ पहले आपके विधायक आपके द्वारा विधायक के नाते से जाते थे अपन, वो अलग था। अब ये थोड़ा हाँ बिल्कुल मैं भी नया प्रयोग है तो थोड़ा सा सीखते सीखते हाँ आगे अपन और बात करेंगे, सुझाव देंगे कैसे कैसे करेंगे। सचिन जी नहीं मैंने कहा जैसे है ना ये विषय आता है मेरे से भी बात निकलती है, तो मैंने ये प्रयास यही किया कि भाई कई बार ये जो अपने सब्जेक्ट में डालता हूँ तो यहाँ की प्रेस से दूसरे लोग उठाए, ये मैं इसलिए कई विषय डालता हूँ। ये हमारे यहाँ उज्जैन में भी तो विषय चलना चाहिए, भोपाल वाले तो बैठे ही हैं, इंदौर वाले बैठे, वो उनके समाचार सब दूर जाते हैं, क्या यहाँ भी तो बात बोले वो भी तो बोलते। हाँ मैं समझता हूँ हाँ 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 एक महीने में एक बार आते हाँ नहीं नहीं वो जल्दी हो जाएगी एक महीने में मैं भी सहमत हूँ इससे, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। और वो माया समझ रहे हूँ, माँ की माया जो मायावी दुनिया है वो बड़ा, मैं तो उसमें कई बार ऐसे, अब अपने को इसमें क्या बोलूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो प्रदेश के समाचार पत्र हैं बेचारे उनके जो जहाँ उज्जैन वाले हैं, हम उनकी लड़ाई लड़के ने उनका विज्ञापन कराओ, यहाँ तक की बात आती।